हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस बता दिया था डीकार्बोक्सिलेशन में, और आज अब हम अगली रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन नहीं है, ये एक नेम रिएक्शन है जिसका नाम है श्मिट रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो श्मिट रिएक्शन हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं और ये भी एक टाइप का स्टूडेंट्स डीकार्बोक्सिलेशन ही होता है। तो आपके पास है श्मिट रिएक्शन। नेक्स्ट आपके जो भी नंबर चल रहा है वो आप डाल देंगे। डीकार्बोक्सिलेशन के बाद श्मिट रिएक्शन, SCHI, श्मिट रिएक्शन। ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिखते हैं, श्मिट अभिक्रिया। तो बच्चों, श्मिट अभिक्रिया हम पढ़ने जा रहे हैं। ये एक नेम रिएक्शन है, हालांकि ये मैं आपको पहले अल्कोहल वाले में, एमीन वाले चैप्टर में बता चुका हूँ मैं आपको ये एमीनो के अंदर। तो श्मिट रिएक्शन क्या होती है बच्चों, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोगे COOH, ठीक है, और इसकी रिएक्शन कराते हैं बच्चों हम हाइड्रोजोइक एसिड से। हाइड्रोजोइक एसिड, व्हाट इज हाइड्रोजोइक एसिड? हाइड्रोजोइक एसिड होता है N3H, इसको हाइड्रोजोइक एसिड कहता है, N3H। दिस इज द हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड। ठीक है ना, हाइड्रोजोइक एसिड यहाँ पर अपन लेते हैं N3H। तो बच्चों क्या होगा, जब हाइड्रोजोइक रिएक्शन के साथ, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं और ये रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में होती है, तो आप यहाँ डाइल्यूट H2SO4 डाल सकते हो। ठीक है, तो होता क्या है बच्चों, बड़ा ही इजी वे में मैं आपको बताता हूँ। एक तो यहाँ से हम सब जानते हैं कि दिस इज द CO2, ये आपको दिखाई दे रहा है CO2 ग्रुप। तो यहाँ से एक तो CO2 आपका बाहर निकलता है, एक तो CO2 आपका निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ से N3 में से 2 N यानी कि N2 आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब एक प्रोडक्ट जो बनेगा, देखिए N2 निकल गया, NH यहाँ बचा, NH, ये NH इसकी जगह आ जाएगा, आपके पास बन जाएगा RNH2। ठीक है ना, यानी कि एल्किल एमीन यहाँ से हमें श्मिट रिएक्शन से हमको प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड से हम 1 डिग्री एमीन ऑब्टेन कर सकते हैं। दिस इज द श्मिट रिएक्शन। वापस सुनेंगे, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करानी है। ये CO2 बाहर निकल गया है, ठीक है, N3H में से N2 ये बाहर निकल गया है। अब आपके पास NH बचा है, इस NH को उठा के हम यहाँ रख दिया, तो ये बच जाएगा RNH2। ठीक है, इट मीन्स 1 डिग्री एमीन हमको श्मिट रिएक्शन से ऑब्टेन होता है। ठीक है बच्चों, ये रिएक्शन कहलाती है श्मिट रिएक्शन, जो कि एक टाइप की डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारी वो रिएक्शन खत्म होती है बच्चों जिनमें पूरा की पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड पार्टिसिपेट करता है। लेकिन अभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कुछ बॉन्ड टूटते हैं और फिर रिएक्शन होती है। तो हम इसी रिएक्शन का, कार्बोक्सिलिक एसिड के ही अंदर हम अगला पार्ट पढ़ते हैं, CO बंध विदलन अभिक्रिया। तो नेक्स्ट हमारा, देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारा नंबर है CO, यानी कि थर्ड टाइप की रिएक्शन है बच्चों। एक तरीके से जो भी आपका नंबर डाला हुआ है आप वो नंबर डाल देंगे। CO बंध विदलन अभिक्रिया। ठीक है, CO बंध विदलन अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन ऑफ CO बॉन्ड क्लीवेज। मैं आपको बता दूं कौन सा बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे बच्चों, कौन से बॉन्ड ब्रेक होने की बात यहाँ पर हो रही है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है RC≡OOH। दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों, हम जितने भी रिएक्शन आज पढ़ने वाले हैं, इन सारी रिएक्शनों के अंदर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, यानी कि इस OH को हटाना है और जिसके भी साथ हम रिएक्शन करेंगे उसमें से AH या कुछ अदर निकलकर इसके साथ ऐड हो जाएगा और आपके पास नए प्रोडक्ट ऑब्टेन होने वाले हैं। तो आज हम जो रिएक्शन करने वाले हैं उनमें CO बॉन्ड टूटेगा। तो हम कौन सी रिएक्शन करेंगे, इसमें फर्स्ट करेंगे हम रिएक्शन विद PCl5। रिएक्शन विद PCl5, पहली रिएक्शन करते हैं PCl5 के साथ। ठीक है, ये हम सब जानते हैं, OH हटेगा Cl लगेगा। चलिए, यानी कि PCl5 के साथ रिएक्शन, PCl5 के साथ कराओ, RC≡OOH रिएक्शन कराए PCl5 के साथ। क्या बन जाएगा, OH हटेगा Cl लग जाएगा। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, ये हम पहले कर चुके हैं। Cl साथ में बनता है बच्चों POCl3 और साथ में निकलता है HCl। नेक्स्ट इसी में आती है रिएक्शन विद PCl3 के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं। तो जब PCl3 के साथ कराओगे बच्चों, तो यहाँ भी RC≡OOH प्लस PCl3
और ये भी आपको बच्चों OH को हटाना है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे अभी, तो आपके पास बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O Cl, दिस इज द एसिल हैलाइड। व्हाट इज दिस? एसिल हैलाइड। ये आपको एसिल हैलाइड ऑब्टेन होते हैं, एसिल हैलाइड, ठीक है। क्लोरीन है तो क्लोराइड बन जाएगा, नो डोंट वरी। आगे H3PO3 बनता है इसके साथ। अगले रिएक्शन करते हैं C, रिएक्शन विद SOCl2। डार्जन रिएक्शन जो आपने करवाई थी वही रिएक्शन यहाँ पर है बच्चों, रिएक्शन विद SOCl2, यानी कि SOCl2 के साथ अभिक्रिया, SOCl2 के साथ अपन यहाँ करा रहे हैं बच्चों। SOCl2 के साथ भी बड़ा इजी है, RC डबल बॉन्ड O OH हमने कराई SOCl2 के साथ पाइरिडीन की प्रेजेंस में, पाइरिडीन या पिरिडीन है ना, पाइरिडीन की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं। तो बच्चों OH को हटाना है, Cl को लगाना है। यहाँ हो क्या रहा है बच्चों, यहाँ से केवल ये आपको ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है और इसकी जगह जो भी आपके साथ में दिए हुए हैं Cl लगाना। तो SOCl2 के साथ रिएक्शन करती हैं तो OH को हटाना है, Cl को लगाना है। तो यहाँ से भी आपको दो चीज और ऑब्टेन होती है बाय प्रोडक्ट फॉर्म में, SO2 और HCl। ये रिएक्शन हम ऑलरेडी अल्कोहल वाले चैप्टरों में और कार्बन एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बच्चों ये थी हमारे CO बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शन। इसके अलावा और भी रिएक्शन होती हैं बच्चों, तो हम पढ़ते हैं रिएक्शन विद अमोनिया। इसके साथ पढ़ते हैं बच्चों रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन, उसमें भी यही बॉन्ड क्लीवेज होगा बिल्कुल सेम। अब हम जो भी पढ़ रहे हैं उनमें सब में यही बॉन्ड टूटेंगे। रिएक्शन विद अमोनिया। तो नेक्स्ट है आपके पास जो भी चल रहा है आपका ABCDE, रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया को हम NH3 लिखेंगे, ठीक है। रिएक्शन विद अमोनिया को NH3 लिखते हैं, तो मैं लिख देता हूं अमोनिया के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो बच्चों अमोनिया के साथ अभिक्रिया जो होगी, जो रिएक्शंस होगी वो हाई टेम्परेचर पर होती है। तो चलिए करा देते हैं इसको, डोंट वरी। RC डबल बॉन्ड OOH, इसकी रिएक्शन हमने कराई NH3 के साथ। बच्चों पहले जब NH3 का इससे रिएक्शन करता है तो ये अमोनियम आयन में कन्वर्ट होता है और उसके बाद जब और हीट देते हैं तब जाके एमाइड बनाता है। तो चलिए मैं आपको इसकी रिएक्शन डायरेक्टली बता देता हूँ। हम इसको हीट देते हैं, हम इसको गर्म करते हैं, तो देखिए यहाँ से OH और यहाँ से एक H निकलेगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ बच्चों NH2, ये लीजिए। तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्या बाहर निकलेगा, तो -H2O यहाँ पर वाटर बाहर निकल जाएगा और आपके पास बन जाएगा बच्चों एमाइड, ठीक है। क्या बन जाता है? एमाइड बन जाता है, दिस इज द एमाइड। तो अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एमाइड बनता है। वैसे ये एमाइड डायरेक्ट नहीं बनता है, पहले अमोनियम कार्बोक्सिलेट बनता है, उसके बाद वो एमाइड में कन्वर्ट होता है, लेकिन मैंने यहाँ टेम्परेचर देके इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों एल्कोहल के साथ। एल्कोहल के साथ हम रिएक्शन करते हैं, तो एल्कोहल के साथ देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी रिएक्शन विद एल्कोहल करता है, रिएक्शन विद एल्कोहल, और हम सब जानते हैं कि एल्कोहलों के साथ, यानी कि एल्कोहल के साथ अभिक्रिया जब हम करा रहे हैं तो इस रिएक्शन को बोलते हैं बच्चों, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में जब रिएक्शन करता है तो एस्टर बनाता है, इसलिए इस रिएक्शन को हिंदी में बोलते हैं एस्टरीकरण और इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन, ठीक है बच्चों। तो ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OOH और ये रहा आपका एल्कोहल ROH। तो अगर हम यहाँ से OH लेते हैं बच्चों तो यहाँ से H ले लो, किसी से भी H किसी से भी OH ले लो, लेकिन एक अगर H देगा तो दूसरा OH देगा। अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड OH देता है तो फिर एल्कोहल H देगा, और अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड H देता है तो ये आपका OH देगा, ठीक है। और आपके पास बनने वाला है बच्चों RC डबल बॉन्ड OOR, ठीक है। और H और OH दोनों मिलकर बच्चों H2O बना लेते हैं। ये रिएक्शन भी किसी एसिड की प्रेजेंस में होती है, इसका मतलब यहाँ पर एस्टर बना है आपका और ये एस्टर बना है, इसलिए इस रिएक्शन को एस्ट्रिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं बच्चों, ओइक एनहाइड्राइड के साथ भी हम रिएक्शन करा सकते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी हम रिएक्शन करा सकते हैं। तो अभी हम करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन, ठीक है। ABCDEFG देख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड की कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, ठीक है ना। तो रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, अदर कार्बोक्सिलिक एसिड है ना,
अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, यानी कि खुद के साथ रिएक्शन करा रहे हैं बच्चों, बड़ा ध्यान रखेंगे, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। और ऐसा ही मैं दूसरा ले लेता हूं, एच ओ सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों। तो ये जो रिएक्शन होती है, एक डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट यहाँ पर यूज किया जाएगा। तो आप या तो ये रिएक्शन P2O5 की प्रेजेंस में करा दो या कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में करा दो, दोनों में से किसी की भी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और एक कार्बोक्सिलिक एसिड OH देगा तो दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड H देगा, H और OH मिलकर H2O बना लेंगे। तो आपका इस रिएक्शन में, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, H2O बाहर निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा बच्चों ओइक एनहाइड्राइड। क्या मिलेगा आपको? ओइक एनहाइड्राइड, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, दैट इज द ओइक एनहाइड्राइड, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। ओके, तो ये आपको यहाँ पर ऑब्टेन होता है, दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन। अब एक रिएक्शन आती है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ड्राई डिस्टिलेशन, शुष्क कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन, जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है, इसलिए वो हम आपको यहाँ पर नहीं कराएंगे। तो बच्चों ये केमिकल प्रॉपर्टी है, ये आपके केमिकल प्रॉपर्टी है किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। ये हमने वो रिएक्शन करी है जिनमें आपका CO बॉन्ड क्लीवेज होता है, ठीक है, यानी कि जिनमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बंध टूटता है, ये वो सारी रिएक्शन थी। लेकिन बच्चों हो सकता है कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड H+ भी रिमूव कर सकता है, यानी कि एसिडिक नेचर शो कर सकता है। तो चलिए अगला हम पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रवृत्ति। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रवृत्ति या प्रकृति। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्बोक्सिलिक अम्लों की, कार्बोक्सिलिक, बच्चों ध्यान समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रकृति, ठीक है। एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का हमें एसिडिक नेचर बताना है कि आखिर क्या रीजन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर के होते हैं। क्या रीजन है? व्हाट आर रीजन दैट कार्बोक्सिलिक एसिड आर एसिडिक इन नेचर। तो देखिए सबसे बड़ी बात है हम पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को समझें कि आखिर कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है। तो वी नो वेरी वेल, हम सब अच्छी तरह जानते हैं बच्चों, C डबल बॉन्ड OH, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। हर एक स्टूडेंट जानता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ये भी हमें पता है, ठीक है। दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे ही H+ रिमूव करता है तो ये कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोक्सिलेट आयन। देखिए इसको जैसे ही हम वाटर में डालेंगे ये H+ देगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर आखिर हमें कैसे पता लगता है? तो कोई सा भी मैं कार्बोक्सिलिक एसिड ले लूं, अगर मैं उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करता हूं तो वो एक H+ आयन देता है और एक कार्बोक्सिलेट आयन देता है। आखिर क्या रीजन है कि वाटर के अंदर ये H+ आयन देते हैं और वाटर में अगर ये H+ आयन देते हैं तो एसिडिक नेचर के होंगे। लेकिन हमें तो पता लगाना है कि आखिर क्या रीजन है कि H+ आयन देते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड H+ आयन देता है, अगर मैं यहां से इसका वाटर में डिसॉल्व कर दूं, इसको अगर मैं इसको वाटर में डाल दूं तो बच्चों ये आपको देता है C डबल बॉन्ड O के ऊपर माइनस और साथ में आपको देता है H+, यानी कि ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और बनने वाला जो आयन है इसे कहते हैं कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट आयन। तो पहला रीजन, सबसे पहला रीजन कि आखिर क्या रीजन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड H+ देता है। तो देखिए पहला रीजन कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब H+ देता है तो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, ठीक है ना। तो व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिमूव a 1 H+ आयन, रिमूव a H+ आयन, ठीक है ना।
जब कार्बोक्सिलिक एसिड एक H प्लस आयन रिमूव करता है हटाता है, देन कार्बोक्सिलेट आयन आर फॉर्म्ड। तो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है और कार्बोक्सिलेट आयन आर मोर स्टेबल देन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहला रीजन कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड H प्लस रिमूव करता है हटाता है तो उसके निकलने से H प्लस के निकलने से आपका कार्बोक्सिलेट आयन बनता है और कार्बोक्सिलेट आयन कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए H प्लस निकालता है पहली बात। तो इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड जल्दी से कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट हो जाता है और एसिडिक बिहेव शो करता है। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, सर आपने बताया कि कार्बोक्सिलेट आयन मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल बच्चे समझते हैं हिंदी मीडियम, ज्यादा स्थायी, ये अधिक स्थायी है। कार्बोक्सिलेट आयन अधिक स्थायी होता है किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड से, ये लेस स्टेबल है। ठीक है बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो कार्बोक्सिलेट आयन से कम स्थायी होता है। कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्थायी, ये कम स्थायी, तो कम से अधिक की तरफ जाना चाहता है हर कोई, इसीलिए ये जल्दी से H प्लस निकालता है और एसिडिक नेचर शो करता है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये ज्यादा स्टेबल क्यों है? चलिए बताते हैं क्यों। सबसे पहले तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की COOH की अनुनादी संरचना बना रहे हैं हम यहाँ पर। अनुनादी संरचना देखो सब ध्यान देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की अनुनादी संरचना बना रहा हूँ, यानी कि इसकी ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OH, ये लोन पेयर है इस पर। ठीक है, हम सब जानते हैं लोन पेयर यहाँ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और ये यहाँ जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसकी अनुनादी संरचना बनी है, देखो कैसे बनेगी। C दिख रहा होगा आपको, ये C आ गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। देखिए ये जो मैंने पीछे लगाया ना बच्चों, ये जो मैंने लगाया ना ये सिंगल वैलेंसी है जो कि फ्री है, यहाँ से कुछ भी जुड़ सकता है, R वगैरह कुछ भी जोड़ दो। तो ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये इस पे गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ प्लस आ जाएगा और एक लोन पेयर आपका इस पर बचेगा, एक लोन पेयर आपको बचेगा और एक हाइड्रोजन बचेगा। तो गौर से देखिए बच्चों, ड्यू टू रेजोनेंस अनुनाद की वजह से ऑक्सीजन के पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज जाती है, जिसकी वजह से पोलैरिटी बढ़ जाती है और H प्लस इजीली रिमूव हो जाता है। तो ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर, ठीक है ना, टेक पार्ट इन द रेजोनेंस एंड ड्यू टू दिस रेजोनेंस ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द ऑक्सीजन एटम डिक्रीजेस। ओके, तो यानी कि होता क्या है, ऑक्सीजन एटम पर रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व अनुनाद की वजह से कम हो जाता है और जैसे कम होगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो OH बॉन्ड बिकम मोर पोलर, इसका मतलब OH बंद अधिक ध्रुवीय हो जाता है। OH बंद क्या हो जाता है? अधिक ध्रुवीय हो जाता है, बिकम मोर पोलर, सो इजीली, ठीक है ना, सो इजीली रिमूव H प्लस आयन, जिससे आसानी से H प्लस आयन क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है, हट जाता है। और जब आसानी से H प्लस यानी कि एसिडिक नेचर, तो फिर इसके बाद एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। ओके, समझ गए? तो अगर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है तो उस कमी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देता है और H प्लस की फॉर्म में अलग हो जाता है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड में से H जल्दी से निकलता है। एक रीजन ये भी है। अब बच्चों मुझे इसका हाइब्रिड बनाना है, अनुनादी संकर बनाना है, रेजोनेटिक हाइब्रिड बनाना है। तो कैसे बनेगा? ये सिंगल वैलेंसी खाली है, ये कार्बन, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ, ये ऑक्सीजन, हम जानते हैं एक ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव आया, एक पर पार्शियली पॉजिटिव आया और ये डबल बॉन्ड दोनों तरफ होता है। ठीक है, और साथ में इससे जुड़ा होता है बच्चों H। तो दिस इज द रेजोनेटिंग हाइब्रिड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का रेजोनेटिक हाइब्रिड है, अनुनादी संकर है ये। क्या ये? अनुनादी संकर। देखिए बच्चों बिल्कुल सेम ही है, दोनों रिएक्शनों का, दोनों स्ट्रक्चर का मिला जुला रूप होता है अनुनादी संकर। सिंगल बॉन्ड
डबल बॉन्ड कभी इस पे जा रहा है, कभी इस पे जा रहा है, नेगेटिव चार्ज एक पर नेगेटिव एक पर पॉजिटिव आ रहा है और हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ। दैट इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद हमें पता है ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसने H+ रिलीज किया या इसने अनुनादी संरचना दिखाई तो ये बना। अब मैं कार्बोक्सिलेट आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है बच्चों। हाँ जी, अब है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचना बनाते हैं। कार्बोक्सिलेट आयन होता क्या है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड एक H+ निकाल देता है, ये होता है आपका कार्बोक्सिलेट आयन। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और इसके ऊपर माइनस, दिस इज द कार्बोक्सिलेट आयन। क्या है बच्चों, ये कार्बोक्सिलेट आयन अभी बना था, अभी हमने H+ निकाला था कार्बोक्सिलेट, तो ये बना था। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये देखिए बच्चों, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम। ये नेगेटिव चार्ज इस पे जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड इस पे जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप देखते हो सिंगल वैलेंसी खाली, ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है ऑक्सीजन, यहाँ पर नेगेटिव नहीं आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। तो अगर आप गौर से देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इधर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, चार्ज सेपरेशन हो रहा है, और यहाँ पर चार्ज का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, चार्ज सेपरेशन एंड द डीलोकेलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम। सॉरी, वापस सुनेंगे। द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डीलोकेलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम। अंडरस्टैंड, ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज क्या होता है, डीलोकेलाइज होता है। बट इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, चार्ज सेपरेशन अकर, यानी कि चार्ज का सेपरेशन होता है, चार्ज का सेपरेशन पाया जाता है। तो इसलिए दोनों में से मोर स्टेबल कौन होता है, जहां चार्ज का डीलोकेलाइजेशन होता है। तो ये यहाँ पर आवेश का डीलोकेलाइजेशन, हिंदी में सुनिए। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अनुनादी संरचना में आवेश का पृथक्करण हो रहा है, पृथक्करण हो रहा है, प्लस माइनस में बढ़ गया ना आवेश। जबकि कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचना में चार्ज का विस्थानीकरण हो रहा है, आवेश का विस्थानीकरण हो रहा है, एक ऑक्सीजन से दूसरे ऑक्सीजन पे जा रहा है, बंटवारा नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए कार्बोक्सिलेट आयन कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में अत्यधिक स्थायी होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड इजीली H+ निकालेगा और कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट इज मोर स्टेबल ड्यू टू डीलोकेलाइजेशन ऑफ चार्ज, डीलोकेलाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, अधिक स्थायी है, किसकी वजह से, आवेश के विस्थानीकरण के कारण, आवेश के विस्थानीकरण। अच्छा, इसके अनुनादी संकर बना रहे हैं, इसका देखो, इसका अनुनादी संकर बनेगा सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन, पार्शियली नेगेटिव, थोड़ी देर यहाँ आता है, फिर इस पे आता है, और ये आपका डॉट डॉट डॉट, दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड अनुनादी संकर है ये, ठीक है। तो यहाँ गौर से देखो, मोर स्टेबल ड्यू टू डीलोकेलाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश के विस्थानीकरण के कारण ये ज्यादा स्थायी होता है, और ये लेस स्टेबल होता है, किसकी वजह से, लेस स्टेबल ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्ज, आवेश के पृथक्करण के कारण, क्या लिखोगे, आवेश के पृथक के कारण कम स्थायी, आवेश के स्थानांतरण के कारण अत्यधिक स्थायी। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड जल्दी से H+ रिमूव करके कार्बोक्सिलेट में बदल जाते हैं और एसिडिक नेचर शो करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर रीजन दैट कार्बोक्सिलेट आयन आर मोर स्टेबल देन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या कारण है कि कार्बोक्सिलेट आयन कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में ज्यादा स्थायी होता है। तो आपको ये पूरा स्ट्रक्चर बना के, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दोनों की, और फिर इसका रीजन लिखना है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स।
तो आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाने वाली अभिक्रिया है, यानी कि वो सारी रिएक्शन जो ये शो करती हैं कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर का होता है। तो ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि राइट एनी टू केमिकल इक्वेशन विच शो द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, किन्हीं दो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए जिनसे ये पता चलता है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाती हैं। तो देखिए हम यहाँ कुछ रिएक्शन लिखने जा रहे हैं। रिएक्शन नंबर 1, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है तो इसलिए हम इसकी रिएक्शन ये लिए थे हम CH3COOH लेते हैं, तो इसकी रिएक्शन किसी बेस से कराते हैं NaOH से। तो जब NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे ये H+ देगा और ये OH- देगा, तो H और OH दोनों मिलकर बच्चों H2O बना लेंगे। तो यहाँ से आपका H2 बाहर निकलेगा और Na यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो आपके पास आ जाता है बच्चों CH3COONA, दिस इज द सोडियम एसीटेट, यानी कि एक सॉल्ट बन गया और साथ में आपके पास निकलेगा H2O। तो एक तो ये रिएक्शन है, यानी कि NaOH के साथ किसी भी बेस के साथ हम रिएक्शन कर सकते हैं। सेकंड रिएक्शन हम कोई दूसरा बेस ले लेते हैं, एक काम करते हैं एल्केलाइन मेटल ले लेते हैं जो कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो मैंने यहाँ सोडियम के साथ रिएक्शन करा ली। तो बच्चों सोडियम के साथ रिएक्शन कराने के लिए मुझे 2 मोल चाहिए, तो यहाँ भी मैं 2 मोल ले लेता हूँ। तो 2 Na यहाँ जुड़ जाएंगे, 2 H बाहर निकलेंगे H2 की फॉर्म में। तो जब भी कोई एसिड किसी एल्केलाइन मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो देखो CH3COONA, यहाँ से H निकला है, एक से एक H निकलेगा, 2 से 2 H निकलेंगे और 2 H मिलकर H2 बना लेंगे, इसके भी 2 मोल, ये भी बैलेंस। तीसरी रिएक्शन बच्चों आपको पता है हम इसकी रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट यानी कि वीक बेस, बहुत दुर्बल क्षार है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इनके साथ भी कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन कर लेता है, जिससे ये पता चलता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक है। किससे? फिनोल से, क्योंकि फिनोल कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन शो नहीं कर सकता फिनोल, ध्यान रख लेना, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड कर सकता है। तो CH3COOH, मैंने इसकी रिएक्शन कराई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हम इसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं। तो बच्चों यहां से आ जाएगा Na, वही आपके पास जुड़ जाएगा। देखिए क्या क्या बनेगा मैं आपको बता दूं, CH3COONA, एक तो ये बनेगा, एक CO2 बनेगा और एक H2O बनेगा, ठीक है। तो यहां से बनता है आपके पास बच्चों CO2 और H2O, ठीक है। बिल्कुल सेम रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ भी होती है। तो सेम रिएक्शन CH3COOH और यहाँ सोडियम कार्बोनेट भी सेम यही रिएक्शन यही प्रोडक्ट बनाता है, बस डिफरेंस कितना है कि यहाँ पर इसके 2 मोल ऐड करेंगे और आपके पास 2 बन जाएंगे CH3COONA सोडियम एसीटेट, CO2 और H2O। तो बच्चों ये चारों रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक नेचर को शो करती है और इन दोनों रिएक्शनों से C और D से हम फिनोल से कंपैरिजन कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को कि कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल से मोर एसिडिक होता है। इसके पीछे क्या रीजन है? तो बच्चों ध्यान रखना, फिनोल इन दोनों वीक बेस के साथ, इन दोनों दुर्बल क्षारों के साथ अभिक्रिया नहीं दर्शाता, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड इन दोनों के साथ अभिक्रिया दर्शाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। इसका मतलब ये मोर एसिडिक है देन फिनोल, यानी कि ये ज्यादा एसिडिक होता है फिनोल से। तो ये वो रिएक्शन है जिनसे ये पता लगता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर का होता है। इसके बाद हम इसके एसिडिक नेचर का कंपैरिजन करेंगे कि हम इसकी अम्लीय सामर्थ्य एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अम्लीय सामर्थ्य, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय सामर्थ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका ध्यान रखना। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय सामर्थ्य, अम्लीय सामर्थ्य, ठीक है। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे निकालते हैं? देखिए कार्बोक्सिलिक एसिडों की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो निकलती है Ka वैल्यू से, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka। कैसे निकालते हैं मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। देखिए मैंने लिया एसिडिक एसिड CH3COOH और इसको किया मैंने वाटर में डिसॉल्व। जैसे मैं इसको वाटर में डालूंगा इसका आयनाइजेशन होगा
हम सब जानते हैं ये H प्लस देगा और ये लेगा, तो आपके पास बनता है बच्चों CH3COO माइनस प्लस H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन बनता है वाटर के अंदर H प्लस एक्सेप्ट करके। मैं इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्य अवस्था स्थिरांक KEQ, साम्य अवस्था स्थिरांक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? क्रिया उत्पादों की सांद्रता का गुणनफल, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, या ठीक है, तो COO माइनस का की कंसेंट्रेशन इनटू H3O प्लस की कंसेंट्रेशन। देखो K इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था स्थिरांक कैसे निकाला जाता है? उत्पादों की सांद्रता का गुणनफल, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय द रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, तो डिवाइडेड बाय द रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन CH3COOH की कंसेंट्रेशन इनटू H2O की कंसेंट्रेशन, ये होता है KEQ। KEQ का मतलब बच्चों होता है यहाँ पर साम्य अवस्था स्थिरांक, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, ओके। अब देखो बच्चों ये H2O यहाँ डिवाइड हो रहा है और मल्टीपल में इधर जाके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो K इक्विलिब्रियम इनटू H2O की कंसेंट्रेशन बराबर इक्वल क्या बचेगा आपके पास? CH3COO माइनस की कंसेंट्रेशन इनटू H3O प्लस की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय द CH3COOH की कंसेंट्रेशन। अब बच्चों K इक्विलिब्रियम H2O जो होता है इसे कहते हैं हम Ka, तो K बराबर आपके पास आ जाएगा CH3COO माइनस की कंसेंट्रेशन इनटू H3O प्लस की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय CH3COOH की कंसेंट्रेशन। तो ये जो बना है बच्चों Ka, दिस इज द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो Ka इज इक्वल टू एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अम्ल वियोजन स्थिरांक, ठीक है बच्चों, अम्ल वियोजन स्थिरांक। इस K की वैल्यू बच्चों जितनी ज्यादा होगी, वो एसिटिक आयन, वो एसिटेट आयन या वो कार्बोक्सिलिक एसिड उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। समझे बच्चों? तो यहाँ पर हेयर यानी कि यहाँ Ka बराबर जो है आपके पास होता है बच्चों K इक्विलिब्रियम इनटू H2O की कंसेंट्रेशन, ये आपको याद रखना है, इसलिए मैंने यहाँ Ka लिखा है। अब बच्चों K से एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे डिपेंड करती है? तो K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, अम्लीय सामर्थ्य। ध्यान रखना, जितना ज्यादा Ka होगा, जितना ज्यादा K का मान होगा, K की वैल्यू किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जितनी ज्यादा होगी, K की वैल्यू जो एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी। इंग्लिश में बोलते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी कि वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा जिसकी K की वैल्यू ज्यादा होगी। और अगर मैं इसका pKa निकालूं, pKa इट इज द नेगेटिव लॉग ऑफ 10 के बेस पर Ka, दिस इज द pKa। तो pKa की जो वैल्यू होती है बच्चों, जिस तरह pH अपन निकालते हैं उसी तरह pKa निकालते हैं, इसका नेगेटिव लॉग निकालते हैं। तो pKa इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ के, अम्लीय सामर्थ्य के pKa इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर pKa की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, अम्लीय सामर्थ्य उतनी ही कम होगी। तो ये Ka का वैल्यू और pKa की वैल्यू से हम किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की, अगर आपको pKa वैल्यू और Ka वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, देखो ये गिवन होगी, फाइंड आउट करना होगा तो हम उसको वाटर में डिसॉल्व करके इस तरह कंसंट्रेशन गिवन होगी और फिर अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर फाइंड आउट नहीं करवा रहा, वो डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है, तो आप Ka की वैल्यू या pKa की वैल्यू से आप उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पता कर सकते हो कि विच वन इज मोर एसिडिक, कि कौन सा ज्यादा अम्लीय होगा और कौन सा कम अम्लीय होगा। तो एक तो ये आपका Ka की वैल्यू और pKa की वैल्यू, यानी कि Ka का मान और pKa के मान से हम किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लीयता का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्लों की जो अम्लीयता होती है उस पर प्रतिस्थापनों का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जैसे कि -I प्रभाव की अगर हम बात करें, तो -I प्रभाव वाले समूह अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल
मैं आपको बताता हूं। देखिए अम्लीयता, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अम्लीय सामर्थ्य डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई प्रभाव, ठीक है, अम्लीय सामर्थ्य, अम्लीय सामर्थ्य डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई प्रभाव, ठीक है। अगर माइनस आई प्रभाव वाले समूह कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़े होते हैं तो अम्लीयता बढ़ती है। इसी तरह इसका उल्टा करो कि अम्लीय सामर्थ्य, एसिडिक स्ट्रेंथ, अम्लीय सामर्थ्य इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट ग्रुप, प्लस आई प्रभाव, माइनस आई इफेक्ट प्रभाव मतलब इफेक्ट, ओके, और प्लस आई इफेक्ट, ये भी आपको ध्यान रखना है। जितना ज्यादा प्लस आई लगेगा अम्लीयता उतनी ही कम होगी। एग्जांपल से इसको समझते हैं बच्चों। जैसे मैंने दिया CH3COOH और एक दिया मैंने HC≡OH, दिस इज द एसिटिक एसिड एंड दिस इज द फॉर्मिक एसिड। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर ये आपको मेथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लगता है, तो प्लस आई की वजह से इस कार्बन को खूब सारे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और जब इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो ये ऑक्सीजन यहाँ से खूब इलेक्ट्रॉन लेगा। जब ये खूब इलेक्ट्रॉन इस पर लेगा तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज होगी, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो H+ का रिमूवल इजीली नहीं होगा। अरे खूब सारे इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये वाला बॉन्ड जो होता है वो वीक पोलर हो जाएगा, ठीक है, लेस पोलर हो जाएगा, वीक पोलर हो जाएगा, कम ध्रुवीय हो जाएगा, और जैसे ये कम ध्रुवीय होगा तो ये आसानी से अलग नहीं होगा, तो H+ आसानी से नहीं निकलेगा, इसलिए ये कम अम्लीय होगा, ठीक है। तो ये आपका कम अम्लीय होगा। यहाँ पर कोई प्लस आई नहीं लग रहा तो ये आपका अधिक अम्लीय होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि फॉर्मिक एसिड जो होता है वो मोर एसिडिक होता है देन एसिटिक एसिड से। एक तो कॉन्सेप्ट ये आता है। माइनस आई की अगर हम बात करें, देखो क्लोरो एसिटिक एसिड Cl CH2 COOH, और एक एसिटिक एसिड अगर हम बात करें क्लोरो एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड। अब देखो यहाँ पर क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट लगता है, क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट लग रहा है आपके पास, माइनस आई प्रभाव लग रहा है, तो ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ये खींचेगा तो कमी होगी, और कमी होगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसमें कमी आएगी, और कमी आएगी तो H+ यानी कि मोर पोलर हो जाएगा, मोर पोलर, और जैसे इसकी पोलरिटी बढ़ेगी अधिक ध्रुवीय होने की वजह से, अधिक ध्रुवीय होने की वजह से H+ आसानी से निकलेगा, तो ये अधिक अम्लीय हो जाएगा, ठीक है बच्चों, और ये कम अम्लीय होगा। तो अब अम्लीयता का ऑर्डर ये होगा। तो इस तरह माइनस आई प्लस आई की वजह से भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पर कुछ माइनस आई प्रभाव वाले समूह, समूह यानी कि ग्रुप, माइनस आई ग्रुप बता रहा हूँ। माइनस आई ग्रुप कौन कौन से होते हैं बच्चों? देखो माइनस आई ग्रुप में आपको एक ऑर्डर फॉलो करना है कि सबसे कम माइनस आई किसका होता है। देखो आपके पास है फिनाइल, फेनिल, फेनिल का सबसे कम होता है, उसके बाद आयोडीन, उसके बाद आपके आता है ब्रोमीन, उसके बाद आता है क्लोरीन, उसके बाद आता है फ्लोरीन, इस तरीके से आगे चलता है, और उसके बाद आता है फ्लोरीन के बाद आता है आपके पास साइनाइड। मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, यहाँ दिख भी होगा आपको, माइनस आई ग्रुप। देखो सबसे पहले आता है आपके पास फेनिल, उसके बाद आता है आई, उसके बाद आता है Br, उसके बाद आता है Cl, उसके बाद आता है फ्लोरीन, उसके बाद आता है NO2, उसके बाद आता है Cl, ठीक है, सॉरी थोड़ा उल्टा हो गया, Cl और फिर बाद में NO2, और फिर लास्ट में आता है आपके पास CF3, CF3, 3 फ्लोरीन लगातार अटैच है। तो ये आपके पास माइनस आई का ऑर्डर होता है, ठीक है, ये माइनस आई का ऑर्डर है कि सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होगा, CF3 का, उसके बाद NO2 का, फिर साइनाइड, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो इससे मैं एक एग्जांपल देता हूं बच्चों आपको यहाँ पर, जैसे मैंने दिया CH2F C डबल बॉन्ड OH, एक तो ये दिया, एक दिया मैंने CH2Cl C डबल बॉन्ड OH। देखिए दोनों का माइनस आई लग रहा है यहाँ पर, इधर फ्लोरीन का इधर क्लोरीन का, लेकिन फ्लोरीन का माइनस आई क्लोरीन से ज्यादा होता है तो ये ज्यादा अम्लीय होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको निकालना है। प्लस आई ग्रुप कौन से होते हैं बच्चों? प्लस आई ग्रुप ओनली एल्किल ग्रुप, ठीक है। तो प्लस आई में कौन से आते हैं? एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह,
ये आपके सारे के सारे एल्किल ग्रुप कौन सा प्रभाव लगाते हैं, प्लस आई प्रभाव लगाते हैं। तो इस तरीके से आई प्रभाव से आप क्या निकाल सकते हो, किसी भी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लता निकाल सकते हो। इसके अलावा अब हम बात करते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिडों के बारे में कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन वाले से जुड़ा हो तब क्या होगा। तो बच्चों एक बात हमेशा याद रखना कि एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, एलिफेटिक यानी कि सिंपल चेन वाले ऐसे जिनमें बेंजीन नहीं हो वो एलिफेटिक है। एलिफेटिक COOH समझ गए, वो हमेशा कम अम्लीय होते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक से। ये बात हमेशा ध्यान रखना, एरोमेटिक COOH। ये ध्यान रखना कि जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो एरोमेटिक से हमेशा कम अम्लीय होते हैं, ठीक है, चाहे कैसे भी हो। अब हम एरोमेटिक की बात करते हैं तो इसमें दो इफेक्ट होते हैं, एक तो होते हैं -R प्रभाव, -R प्रभाव है ना, और एक होता है +R प्रभाव। तो -R प्रभाव की वजह से अम्लीयता क्या होती है, बढ़ती है, और +R की वजह से अम्लीयता क्या होती है बच्चों, घटती है। ये ध्यान रखेंगे आप। तो -R प्रभाव वाले समूह जुड़े हो तो अम्लीयता बढ़ेगी और +R वाले जुड़े हो तो अम्लीयता घटेगी, और वो भी ऑर्थो पोजीशन पर अगर जुड़े हो तो ऑर्थो पोजीशन पर, ऑर्थो स्थिति पर अन्य स्थितियों की तुलना में अत्यधिक प्रभाव लगता है, अत्यधिक प्रभावी प्रभाव लगता है, ठीक है। प्रभाव कोई सा भी हो, चाहे +R हो चाहे -R हो, वो ऑर्थो पोजीशन पर ज्यादा लगता है। इसे अपन ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं, इसे कहते हैं अपन ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो प्रभाव कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर बेंजीन रिंग पर ऑर्थो पोजीशन पर +R वाला जुड़ा हुआ है तो वो ज्यादा कम अम्लीयता कर देगा, और पैरा पे लगा हुआ है तो वो थोड़ा कम अम्लीयता कम करेगा, ठीक है। ऑर्थो पर ज्यादा इफेक्ट शो करते हैं अपना, कोई सा भी आ जाए, -I आ जाए या +R आ जाए, वो ऑर्थो पर ज्यादा प्रभावी होते हैं, ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मेरे पास अभी बेंजोइक एसिड है, ठीक है, देखो दिस इज द बेंजोइक एसिड COOH, ये बेंजोइक एसिड है। एक है मेरे पास COOH, ये रहा मेरे पास, इस पर मैंने जोड़ दिया नाइट्रो, ठीक है, और एक है मेरे पास COOH, इस पर मैंने ऑर्थो पर जोड़ दिया OH। तो बच्चों नाइट्रो ग्रुप का लगता है -R प्रभाव, ठीक है, -I इफेक्ट, इसका लगता है +R प्रभाव, और इस पर कोई प्रभाव नहीं है। तो तीनों में से A, B और C में अम्लीयता का क्रम बताना है। +R की वजह से अम्लीयता कम होगी, -I की वजह से बहुत ज्यादा होगी, इस पर कोई प्रभाव नहीं है, तो ये तो इससे कम होगा ना। तो A सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, B सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद A और उसके बाद आएगा C, क्योंकि ऑर्थो पर OH जुड़ा हुआ है। और अगर बच्चों में इसी को पैरा पर लगा देता ऐसे OH, अब समझो, तो इन दोनों के अंदर ज्यादा कम अम्लीय ऑर्थो वाला होता है। अम्लीयता कम ये भी करेगा, अम्लीयता कम ये भी करेगा, लेकिन ऑर्थो पर इसका इफेक्ट ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा कम अम्लीय ये है। तो अब इससे भी पहले कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा अम्लीय, अगर मैं इसको D बनाऊं तो देखो इससे कम अम्लीय D, और D ज्यादा अम्लीय होता है किससे, C से। तो C सबसे कम अम्लीय कौन होगा, C सबसे कम अम्लीय C होगा, क्योंकि इसके ऑर्थो पर OH लगा हुआ है और ऑर्थो पर ही अपना प्रभाव ज्यादा दिखाता है। तो ऑर्डर ये हो जाएगा बच्चों, ABADC। तो इस तरीके से बच्चों अब मैं आपको बता देता हूं कि -R प्रभाव वाले समूह कौन कौन से होते हैं। ये तो आप सब जानते हो, NO2, CN, CHO, COOH, इस तरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। और +R वाले तो आप जानते हो जो लोन पेयर देते हैं, जैसे कि OH, OR, NH2, ठीक है ना, और NR, NR2। तो ये सारे के सारे बच्चों देने का काम करते हैं। हेलाइड, इसमें हेलाइड भी आ जाता है, ओके। तो इस तरीके से बच्चों आपको ध्यान रखना है और इस चैप्टर में प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। कुछ एग्जांपल्स लेने हैं और इनमें आपको एसिडिक ऑर्डर निकालना है,
ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए वीडियो के साथ। बच्चों इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस आपसे बनते हैं वो आप कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।